हाय गाइस, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे आप बताइए इसके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि अपनी पॉलिटी की सीरीज चल रही थी, जो भी एस्पिरेंट नया जुड़ रहा है कृपया करके प्लीज उस पॉलिटी की सीरीज की जितनी भी क्लासेस हमने प्लेलिस्ट के रूप में अलग से सेव की है वो देख सकता है जाकर। मैंने ब्रीफली फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको बताया है, मैंने आपको समानता का अधिकार बताया, मैंने आपको विशिष्ट स्वतंत्रता का अधिकार बताया। जैसा कि रिसेंटली लास्ट क्लास में हमने किसका जिक्र किया था? विशिष्ट स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र किया था। किसका जिक्र किया था? विशिष्ट स्वतंत्रता के अधिकार, मतलब राइट ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम का क्या अधिकार है? किसी भी भारतीय नागरिक या फिर कोई भी व्यक्ति जो भारत के भूभाग में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अपने वेस्टर्न पॉइंट गुजरात के कच्छ से लेकर राष्ट्र तक अरुणाचल प्रदेश के लमांगू डिस्ट्रिक्ट तक जो भी भारतीय भूभाग पर रहता है उसके स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? तो हमने उसके अंदर आर्टिकल 19 का जिक्र किया था। किसका जिक्र किया था? भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद नंबर 19 के सब क्लोज 1 और सब क्लोज 2 का जिक्र किया था। सब क्लोज 1 के तहत मैंने आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताई थी। 6 प्रकार की स्वतंत्रता: वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी निर्विरोध सम्मेलन का अधिकार, तीसरी मैंने आपको बताई थी कि कोई भी एसोसिएशन, संघ या फिर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार, चौथी मैंने आपको बताई थी भारत में कहीं भी जाकर संचरण करने का अधिकार, कहीं भी जाकर बसने का अधिकार सब क्लोज नंबर ग में था। और अडय के अंदर मैंने आपको बताया था अडय में था। इसके बाद में संपत्ति अर्जित करने का अधिकार मैंने आपको बताया था, जो कि 1978 के अंदर 44वें संविधान संशोधन द्वारा निश्चित कर दिया गया था। और सातवां मैंने आपको कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार बताया था। मैंने 19(2) में आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बारे में बताया था कि 19(2) के तहत उनके ऊपर क्या तार्किक प्रतिबंध लगते हैं, कौन लगाता है, उनकी तार्किकता कौन चेक करता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल होता है कोई भी नागरिक के स्वतंत्रता के अधिकार में। ऐसे में 2 इश्यू उठ कर आते हैं दोस्तों। देखो, हम सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर हमने जो भी फंडामेंटल राइट दिए गए हैं वो सापेक्ष नहीं है, वो सापेक्ष है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो निरपेक्ष नहीं है। मतलब क्या है? उनके ऊपर कोई ना कोई प्रतिबंध लगा हुआ है, चाहे वो समाज की सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ लगा हुआ है, राज्य की एकता या अखंडता के खिलाफ, या मानहानि के खिलाफ, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो कि आर्टिकल 129 के तहत न्यायालय के वो मानना के कारण लगता हो। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? देखो, हमें पता है कि 19(1) के सब क्लोज ए या कै के तहत हमें वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब मैंने आपको बताया था कि कुछ बोलने या आपकी मर्जी है ना बोलने, या फिर कुछ एक्सप्रेस करने, चाहे वह सांकेतिक माध्यम से हो, चाहे वह नाटकों द्वारा हो, या फिर कोई किताब लिख कर हो उसके द्वारा हो। ऐसे में क्या है, आपको वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो मिलेगी, लेकिन ऐसे में 2 इश्यू उठते हैं। क्या आप राष्ट्र के खिलाफ बोल सकते हैं? मैंने आपको बताया तार्किक प्रतिबंध लगते हैं, नहीं बोल सकते। लेकिन क्या आप सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं? एक्चुअली में सरकार ही तो राष्ट्र का पार्ट है। तो क्या, देखो यहीं से अंतर निकलेगा। 2 टर्म आपको इंट्रोड्यूस करता हूं, राष्ट्रद्रोह व राजद्रोह। राजद्रोह का सिंपल सा मतलब है राज्य के खिलाफ बोलना। मतलब राज्य के अंदर क्या आता है? मैंने आपको बताया था संघ सरकार, ठीक, संसद, और क्या आता है नीचे आगे हम चलते हैं राज्य विधानसभा और राज्य सरकार। जितने भी एसोसिएशन, जितने भी यूनियन, जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर जितनी भी सरकारी परियोजनाएं जो सरकारी फंडिंग द्वारा संचालित है, जितनी भी पंचायत एक राज्य के अंदर आती हैं, जितने भी नगर निगम, जितनी भी नगर पालिका आ गई, वो क्या है? राज्य का पार्ट। क्या हम उनके खिलाफ बोल सकते हैं? यहीं से सारा का सारा एक इश्यू अराइज होता है, जहां पर यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगा 100%, अगर वो न्यूज में है तो। देखो क्या होता है एक्चुअली में राष्ट्रद्रोह व वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या आप वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत एक राष्ट्र की अवमानना कर सकते हैं? क्या आप एक राष्ट्र की एकता व अखंडता के खिलाफ बोल सकते हैं? यही है सारा का सारा इश्यू। क्वेश्चन किस तरह बनाएगा मेंस के अंदर यूपीएससी? इस तरह बनाएगा कि जैसे कि आधुनिक राजनीतिक दलों में वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से राष्ट्रद्रोह व राजद्रोह की प्रासंगिकता को बताइए। मतलब क्या है? वो आपसे ऐसे पूछ रहा है, क्या राष्ट्रद्रोह के नाम पर राजनीतिक दलों की मूल भावनाओं को दबाया जा रहा है? मतलब जो सत्ताधारी दल है जो उसके द्वारा। मतलब क्या है कि आपको बताना है कि राष्ट्रद्रोह
क्या एक्चुअली में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके कारण क्या है, बस सिंपल सा क्वेश्चन उठेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि राष्ट्रद्रोह क्यों होना चाहिए। एक्चुअली में मैं सबसे पहले इसके ऊपर अगर मैं आंसर राइटिंग तैयार करूंगा तो सबसे पहले हमें भूमिका लिखनी होगी, फिर मेंस बॉडी लिखनी होगी, फिर निष्कर्ष लिखना होगा। भूमिका हमेशा हमें क्या लिखना है, इंट्रो देना है। इंट्रो का मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पे पूछ क्या है, राष्ट्रद्रोह व वाक व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो आप भूमिका कम से कम 30 या 35 वर्ड में ऐसे दे सकते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 के मूल अधिकार में निहित 19(1) व 19(2) अनुच्छेद एक मूल में भी मूल अधिकार है। क्या है, मूल में भी मूल अधिकार है, ठीक, जिसके तहत हमें वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जो सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है, और राष्ट्र की एकता व अखंडता के कारण इसके ऊपर तार्किक प्रतिबंध लगे हुए। ये हमारी भूमिका होगी। मतलब क्या, इन दोनों के बारे में बता दिया। अब क्या राष्ट्रद्रोह होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, उसकी वर्तमान प्रासंगिकता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रद्रोह का सिंपल सा मतलब मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्र की एकता या अखंडता के खिलाफ। जैसे कि हमारे यहाँ पर मौलिक अधिकार तो हैं, लेकिन साथ में हमारे यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड की गई है सोरेन सिंह समिति की सिफारिश पे। तो क्या किसी भी नागरिक का कोई कर्तव्य नहीं है? कर्तव्य क्या है, राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखना, भारतीय तिरंगे का सम्मान करना, बंधुता भाईचारे को बढ़ाना, इंटीग्रिटी को बढ़ाना, यही तो है ना फंडामेंटल ड्यूटी। अगर ये फंडामेंटल ड्यूटीज है तो उसको क्या राष्ट्र के खिलाफ बोल सकता है वह? उसकी फंडामेंटल ड्यूटीज होगी, राष्ट्र की एकता व अखंडता के खिलाफ नहीं बोल सकता। तो क्या राष्ट्रद्रोह होना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे आता है क्या राष्ट्रद्रोह होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हम राष्ट्रद्रोह के पक्ष में तर्क दे रहे हैं। किसके पक्ष में तर्क दे रहे हैं? राष्ट्रद्रोह के पक्ष में तर्क। राष्ट्रद्रोह होना चाहिए मतलब क्या है, राष्ट्रद्रोह का कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो हम बता रहे हैं कि राष्ट्रद्रोह के पक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं, राष्ट्रद्रोह क्यों होना चाहिए। तो सबसे पहले भारतीय संविधान में, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के साथ क्या दिया गया है, मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई है। भी दी गई है तो, या फिर एक जिसमें निहित है कि कोई व्यक्ति नॉट अ नागरिक, सिटीजन नहीं, अनदर पर्सन, कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्र की एकता व अखंडता पर नहीं बोल सकता, पर नहीं अभिव्यक्त कर सकता, पर नहीं बोल सकता। अब चाहे वह नाटक द्वारा हो चाहे किसी के जरिए हो, आप ऐसे नहीं कह सकते भारत तेरे कुछ। इसका मतलब क्या है कि भारत में एकता व अखंडता को बढ़ाने वाली ही बात की जाएगी। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भारत तुम टूट जाए, भारत ऐसे हो जाए, भारत के टुकड़े हो जाए, नहीं। मतलब क्या है, भारत एक राष्ट्र है, और एक्चुअली में राष्ट्र क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया। देखो, राज्य और राष्ट्र के बीच में अंतर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। राष्ट्र एक संस्थागत विचार है और राज्य एक भौगोलिक विचार है। मतलब क्या है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और वहां गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक राज्य है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों के बीच में एक ऐसी तो भावना होगी, वी आर इंडियन। वही है राष्ट्रवाद की भावना, वही क्या है राष्ट्र, यानी कि वह एक वैचारिक विचार है, मतलब सोचने वाला संस्थागत विचार नहीं है। राज्य एक संस्थागत विचार है, जबकि सांस्कृतिक विचार क्या है, राष्ट्र है। मतलब क्या है, राष्ट्र का सिंपल सा मतलब है जो जिससे बंधुता व एकता बढ़े, और भारत में बंधुता व एक अखंडता की संस्कृति तो वैदिक काल से चली आ रही है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि आर्टिकल 19(1) जिसमें वाक व व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, वह निरपेक्ष नहीं है। वह क्या नहीं है,
निरपेक्ष नहीं है, उसके ऊपर तार्किक प्रतिबंध लग सकते हैं, उस पर तार्किक प्रतिबंध लग सकते हैं। तो ऐसे में राष्ट्रवाद पर कानून होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं तीसरी बात बताऊं, देखो एक चीज और, राष्ट्रवाद पर कानून क्यों होना चाहिए, राष्ट्रद्रोह पर कानून क्यों होना चाहिए? सिंपल सा मतलब है कि कोई भी राष्ट्र के खिलाफ ना बोले। अब यहां से एक चीज हो जाता है, जैसे कि हमने सबसे पहले 1984 से या फिर 86 के अंदर राजीव गांधी द्वारा सबसे पहले आईटी पॉलिसी लाई गई। ठीक, आईटी पॉलिसी में क्या था, वर्तमान संचार व सूचना व प्रौद्योगिकी के युग में भारत को अग्रणी लाना। अब ऐसे में वर्तमान में जनसंचार माध्यम के जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत तेजी से हो रहा है। अब वह बहुत तेजी से हो रहा है तो क्या सूचनाओं का मिसयूज करके उसकी मूल भावना को बदल कर सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होगा? मतलब क्या है, देखो जन संचार ने उत्प्रेरक का कार्य किया है, कैटालिस्ट का कार्य किया है, किसके लिए? सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए। लेकिन कुछ उत्प्रेरक तत्व, कुछ ऐसे तत्व, उग्रवादी तत्व सूचना की मूल भावना को बदलकर उसको ऐसे प्रसारित करते हैं जिससे समाज में अव्यवस्था फैले, राज्य के खिलाफ या राष्ट्र के खिलाफ एक घृणा की भावना पैदा हो। तो क्या इससे, सोचने वाली बात है, तो क्या इससे अगर वह राष्ट्र के खिलाफ बोलने के लिए उसके मन में कोई अलग से विचार नहीं आएगा, नहीं पनपेगा, तो क्या यह एक वैचारिक समस्या राष्ट्रवाद के प्रति नहीं बन जाती? तो उसी वैचारिक समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रद्रोह पर कानून होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब क्या है, मतलब क्या है, देखो वर्तमान संचार के दौर में या फिर आप ऐसे बोलते टेलीकॉम कंपनी हो या फिर जनसंचार माध्यम में, जनसंचार माध्यम में सूचना के आदान प्रदान में उत्प्रेरक, कैटालिस्ट, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने वाला का कार्य किया है। ऐसे में गलत सूचना के आदान प्रदान से राष्ट्र के प्रति या फिर राष्ट्रवाद के प्रति वैचारिक समस्या उत्पन्न हो सकती है, अब देखो ये थे राष्ट्रद्रोह के पक्ष में, राष्ट्रद्रोह क्यों होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब मैं बात करता हूं कि राष्ट्रद्रोह के विपक्ष में फिर क्या होना चाहिए। तो जैसा कि आपको सामने बोर्ड पर दिख रहा है कि आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और यूएसए में राष्ट्रद्रोह पर कोई कानून नहीं। इसका मतलब क्या है कि आधुनिक लोकतंत्र, हम भी लोकतंत्र है, तो आधुनिक लोकतंत्र में जितने भी विकसित देश, जितनी भी पाश्चात्य संस्कृति है, वहां पर क्या नहीं है, कोई भी राष्ट्रद्रोह को लेकर कानून नहीं है। अगर वहां पर राष्ट्रद्रोह को लेकर कोई कानून नहीं तो भारत में क्यों? दूसरा क्या है कि भारतीय दंड संहिता मैकाले द्वारा 1860 में जिसे अपनाया गया, तो आईपीसी की धारा 124 के तहत इसे दंडनीय अपराध घोषित किया हुआ है। तो क्या इस पर अलग से कानून बनाना चाहिए? वो विपक्ष में तर्क हो गया। अब ये हो गया तीसरा कि सत्ताधारी पक्ष को विपक्ष का दमन करेगा। देखो सत्ताधारी पक्ष क्या काम करेगा कि अगर किसी ने राज्य के खिलाफ या सरकार के खिलाफ बोल दिया तो वो उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस ठोक देगा, लेकिन एक्चुअली में वो है राजद्रोह, और राजद्रोह कोई दंडनीय अपराध नहीं हो सकता वैसे। ठीक, तो क्या राष्ट्रद्रोह के नाम पर सत्ताधारी पक्ष विपक्ष का दमन नहीं करेगा? तो ऐसे में राजनीतिक अव्यवस्था के लिए ये थे विपक्ष मित्र, पक्ष मित्र और विपक्ष मित्र हो गए। भूमिका हमने पहले बताई थी।
अब मैं बात करता हूँ निष्कर्ष की। निष्कर्ष हमेशा सैद्धांतिक होगा। देखो दो चीज होती है, एक सैद्धांतिक एक व्यवहारिक। जैसे कि आर्टिकल 17 की मैं बात करता हूँ, छुआछूत का दमन हमने किया है, मतलब छुआछूत का हमने समन किया है, उसके तहत हटाया है उसको। अब अगर हमने अनटचेबिलिटी को हटाया है, लेकिन वो किसके जरिए हटाया है? संविधान के जरिए हटाया है। क्या समाज की मानसिकता में वो आज भी मौजूद नहीं है? अगर वो आज भी समाज की मानसिकता में मौजूद है तो क्या उसका व्यवहारिक रूप अभी तक खत्म हो पाया? मतलब क्या है, जब उसे समाज में डाल देंगे तो उसका व्यवहारिक रूप, और जब वह किताबों में या संविधान में लिखे तो वह सैद्धांतिक। तो निष्कर्ष हमेशा सैद्धांतिक होगा। मतलब क्या है, उसको हमने आज तक व्यवहारिक रूप दिया ही। तो यहाँ पे मैं अगर निष्कर्ष की बात करूँ तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान में वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई है, लेकिन राष्ट्र की एकता, अखंडता व बंधुता को बढ़ाए जाने वाले तत्व सर्वोपरि है। ऐसे में उनका दमन या फिर उनका आनंद नहीं किया जा सकता। बस इतनी की चीज निष्कर्ष। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब मैं बात करता हूं दूसरा इशू, जो कि डिफर्मेशन, मानहानि से रिलेटेड। इसका मतलब क्या है? जैसे कि आप सोच कर चलो कि आपने किसी व्यक्ति को गाली गलौज कर दिया, क्या ऐसे में उसके अधिकार का हनन नहीं हुआ? मतलब क्या है कि भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा में जीवन का अधिकार देता है, तो क्या उस व्यक्ति के अधिकार का हनन नहीं हुआ? उसकी गरिमा में जिंदगी में आपने गाली गलौज कर दी तो कर दिया, जिससे उसके अधिकारों का हनन हो गया, या फिर उसकी लाइफ में एक ऐसा मुकाम आ गया, मतलब जिससे आपने उसको गाली गलौज कर दी, जिससे उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंची। तो क्या ऐसे में भारतीय संविधान में क्या अधिकार दिए हुए? तो देखो, मानहानि, उसके लिए डिफर्मेशन, यानी कि कोई भी तार्किक प्रतिबंध लगता है। अगर किसी व्यक्ति ने अन्य व्यक्ति को गाली गलौज कर दिया तो वहां वह उस पर मानहानि को लेकर रिट दायर कर सकता है। एक्चुअली में मानहानि होती क्या है? क्या मानहानि भारतीय संविधान में वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है? क्वेश्चन ऐसे उठता है, क्या मानहानि का सिंपल सा मतलब मैंने आपको बता दिया कि अन्य व्यक्ति के अधिकारों का हनन अगर कोई व्यक्ति करे, मतलब व्यक्ति करे, कोई समाज या फिर कोई राज्य में, ऐसे में तो क्या मानहानि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भाई जी, पक्ष में विपक्ष में देखो, मीडिया क्या है? मीडिया स्वतंत्र होनी चाहिए। मतलब क्या, मीडिया का क्या काम क्या है? ट्रायल करना, वहां से जानकारी एकत्रित करना, जनमानस तक पहुंचाना। अब वह किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसा बोल दे जिससे वह मीडिया के ऊपर ही मानहानि का केस दायर कर दे, तो क्या मीडिया दंड के भय से आशंकित नहीं रहेगी? उसको सेंसर का डर नहीं लगेगा? तो इससे विपक्ष में तर्क यह उठता है कि इससे मीडिया स्वतंत्र रूप से ट्रायल नहीं कर पाती, वह मानहानि के डर से, मानहानि के केस के डर से आशंकित रहती है। दूसरी में अगर बात करूं तो मानहानि पर दंड देना बहुत से आधुनिक लोकतंत्रों व संविधानों में नहीं है। तो पश्चिमी देशों के आलोचक जितने भी है, संविधान विधिवेत्ता जितने भी है, वो उसे क्या मानते हैं? कठोर मानते हैं। ठीक। तीसरी बात मैं बोलता हूँ तो व्यक्ति भी दंड के भय से आशंकित रहता है, तो ऐसे में मानहानि नहीं होना चाहिए। इसके विपक्ष में तर्क है। अगर मैं बात करूँ पक्ष में तर्क की, तो पक्ष में तर्क ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है, उसमें व्यक्ति की गरिमा व राइट ऑफ रेपुटेशन, प्रतिष्ठा का भी अधिकार सीमित है, अधिकार दिया हुआ है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि किसी अन्य व्यक्ति को गाली गलौज कर दे, उसकी रेपुटेशन या फिर उसकी गरिमा में जीवन को आप ठेस न पहुंचा दे, ठेस नहीं पहुंचा सकते। ऐसे में मानहानि जरूरी है, मानहानि पर रेट जरूरी है। ठीक, किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। और वैसे भी आर्टिकल 19 एक वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है, तो उसके ऊपर तार्किक प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। ये था पक्ष में तर्क। ठीक है, अब निष्कर्ष तो वही, ये वाला निष्कर्ष लिख सकते हो आप कि भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा में जीवन का अधिकार दिया हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा में जीवन का अधिकार दिया हुआ है, तो कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। और 19 एक सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है, तो उसके ऊपर तार्किक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये दोनों इश्यू समझ में आ गए होंगे, राष्ट्रद्रोह और मानहानि से रिलेटेड। इसी के साथ अपना विशिष्ट स्वतंत्रता का अधिकार खत्म होता है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दंडिक कार्यवाही, इसका मतलब क्या, जेल में बंद व्यक्ति के अधिकार और जीवन का अधिकार सबसे विस्तारित अधिकार है,
तो मैं कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में मैं आपको 2 अधिकार आर्टिकल 20 और 22 समझा दूं। 21 में जीवन का अधिकार में कम से कम 1 घंटा की क्लास होगी, जहाँ पर सार्वभौमवाद, एडीएम, जबलपुरवाद, या फिर हमें बहुत से वाद भी पढ़ने पड़ेंगे। और एक्चुअली में मतलब सुप्रीम कोर्ट का काला अध्याय भी उसी से रिलेटेड है। तो एक्चुअली में इसको पढ़ने के लिए, इसको मतलब जीवन के अधिकार को समझने के लिए इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो प्लीज़ अगर मेरे द्वारा दी गई क्लास अगर पसंद आती है तो कृपया करके प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों। और इसी के साथ हम टेलीग्राम पर भी एक आर्यभट्ट IAS के नाम से एक चैनल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वहाँ पर हम इसकी PDF प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा 2 या 4 दिनों में मैं ऐसे इश्यू लेकर आऊँगा जो PDF के जरिए आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो जुड़े रहिए आर्यभट्ट IAS के साथ और अपनी स्टडी को एक निश्चित अंजाम देते हुए UPSC क्लियरेंस की ओर बढ़ें दोस्तों। धन्यवाद।